हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सिद्धांत। इसके दो सिद्धांत हैं मुख्यतः, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी सिद्धांत। इससे पहले के जो पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस अपलोड हुए हैं हमारे चैनल पर, आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पर, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का सिद्धांत आदर्शवादी एवं यथार्थवादी। Theories of the study of international politics, idealist and realist। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो सिद्धांत है आदर्शवादी एवं यथार्थवादी, इनका परिभाषा अर्थ सभी आप जानने वाले हैं। सिद्धांत यानी थ्योरी जो है वह दृष्टिकोण का अगला चरण, नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, सिद्धांत व्याख्या की चरम परिणति होती है। आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मानकात्मक सिद्धांतों के आधार पर परखता है। और आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है यह कल्पनावाद, यूटोपियनिज्म का एक प्रतिरूप होता है। ठीक है, किसका प्रतिरूप होता है? कल्पनावाद का। ये काल्पनिक होता है, एक आदर्श बताता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है या फिर उपागम जो है, यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अनुभववादी विश्लेषण, एम्पिरिकल एनालिसिस के आधार पर परखता है। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या करता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अनुभववादी विश्लेषण, एम्पिरिकल एनालिसिस के आधार पर परखता है। यथार्थवादी उपागम जो है, यथार्थवादी उपागम या दृष्टिकोण कह लीजिए, शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषता मानता है। और यथार्थवादी उपागम जो है यह आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम था। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है रियलिस्ट थ्योरी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्टडी का रियलिस्ट थ्योरी जो है यह आइडियलिस्ट थ्योरी की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन का परिणाम था। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ें आपने जान ली। अब चलिए डिटेल में जानते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या जानना जरूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और यदि यह यूज़फुल लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को एक स्वायत्त विषय यानी ऑटोनमस डिसिप्लिन के रूप में प्रतिष्ठित करने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं और इसमें स्वायत्त विषय बनने की संभावनाएं भी मौजूद है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है उसको एक ऑटोनोमस डिसिप्लिन, स्वायत्त विषय, एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको प्रतिष्ठित करने में, इसको फेमस करने में कोशिश में लगे हुए हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, इसमें स्वायत्त विषय यानी ऑटोनोमस डिसिप्लिन, स्वतंत्र विषय बनने की पॉसिबिलिटीज भी मौजूद है। यदि राज्यों के व्यवहार के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाने में हम सफल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक स्वायत्त ज्ञान यानी ऑटोनमस नॉलेज, ऑटोनमस डिसिप्लिन बनने में विकसित कब होगा? यदि राज्यों के बिहेवियर के बारे में कोई सामान्य सिद्धांत बनाने में हम सफल हो जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित हो सकेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बड़े पैमाने पर सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद से इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर सिद्धांत, थ्योरीज को बनाने के, निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। मार्टिन वाइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत राज्यों के आपसी संबंधों के बारे में चिंतन की
एक परंपरा मात्र है जो राज्य संबंधी चिंतन के साथ जुड़ी हुई समझी जाती है और राज्य संबंधी चिंतन को राजनीति सिद्धांत का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये मार्टिन वाइट के कथन है। कुछ विद्वान जो है उनके आपको कथन याद रखने हैं ताकि जब आप आंसर लिखोगे, इनके कथन लिखोगे एक दो अपने आंसर में, तो आपको जो है मार्क्स अच्छा मिलता है। ठीक है, क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सामान्य सिद्धांत का अर्थ एक व्यापक ग्राह्य संबंध स्वसंशोधित ज्ञान संरचना से है जो राज्यों के पारस्परिक संबंधों तथा विश्व परिस्थितियों को समझने, भविष्यवाणी करने, विवेचन करने तथा नियंत्रित करने में योगदान दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समुचित एवं सामान्य सिद्धांत के विकास के लिए आवश्यक है कि सिद्धांत निर्माण के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। समाजशास्त्र के अन्य क्षेत्रों में विकसित पद्धतियों से सहायता ली जाए तथा उन कारकों की पूर्ण एवं व्यवस्थित जांच हो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। क्या कहा गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में समुचित एवं सामान्य सिद्धांत के डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है कि थ्योरीज का निर्माण करने के लिए सर्वोत्तम वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए। समाजशास्त्र के जो दूसरे क्षेत्र है, दूसरे जो एरियाज है, उसमें विकसित पद्धतियों से, उसमें जो पहले से विकसित पद्धति है उनसे सहायता ली जाए तथा उन कारकों की, ठीक है, उन कारकों की पूर्ण एवं व्यवस्थित जांच हो सके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, व्यवस्थित जांच हो सके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। उपागम और सिद्धांत, उपागम और सिद्धांत जो है इसका क्या मीनिंग है, क्या अभिप्राय है? अप्रोचेस एंड थ्योरी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के कई उपागम अथवा दृष्टिकोण जो है प्रचलित है। उपागम और दृष्टिकोण का अर्थ जो है सेम है, समानार्थी शब्द है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के कई उपागम अथवा दृष्टिकोण यानी अप्रोचेस है और सिद्धांत निर्माण के प्रयत्न यानी कोशिश किए जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के स्टडी के लिए कई उपागम या फिर दृष्टिकोण प्रचलित है, फेमस है, और सिद्धांत यानी कि थ्योरी को बनाने की कोशिश की जा रही है। अतः यहाँ दृष्टिकोण या उपागम तथा सिद्धांत से अभिप्राय समझना आवश्यक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के सिद्धांत के बारे में, इसलिए सिद्धांत शब्द का अर्थ जो है आपको अच्छे से मालूम होना जरूरी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिद्धांत जो होते हैं, थ्योरी जो होते हैं, वो दृष्टिकोण का नेक्स्ट स्टेप, अगला चरण होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप को जाने बगैर सेकंड स्टेप को नहीं जान सकते, उसके नेक्स्ट स्टेप को, है ना, अच्छे से। इसीलिए दृष्टिकोण को भी जानेंगे, दृष्टिकोण या उपागम कह लीजिए, और साथ ही साथ सिद्धांत भी समझेंगे हम लोग कि क्या है ये। दृष्टिकोण या उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियों और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री आती है। दृष्टिकोण अथवा उपागम, इसके अंतर्गत क्या आता है? दृष्टिकोण अथवा उपागम के अंतर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ और अनुसंधान के लिए ली गई आधार सामग्री शामिल होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। ठीक है, दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण मानकों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री जो होती है इसको लेने या छोड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए, कोई भी इंसिडेंट हो उसकी स्टडी के लिए अनेक दृष्टिकोण या फिर उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने ही परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी
उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण यानी नेक्स्ट स्टेप जो होता है वह सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत क्या है? दृष्टिकोण का जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। ठीक है, सिद्धांत कैसे बनता है? जब दृष्टिकोण जो अप्रोच है उसका कार्य विचाराधीन यानी जिस पर विचार किया जा रहा है उस विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या एक्सपोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ही सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या जो होती है वह सिद्धांत कहलाती है। ठीक है, किसी भी साइंस का, किसी भी विज्ञान का नियमों का, रूल्स का जो व्याख्या होता है वह सिद्धांत है। ठीक है, सिद्धांत वे तर्क संगत अनुमान है जो किसी भी घटनाक्रम के मूल कारणों की विवेचना करते हैं। सिद्धांत वे प्रस्थापनाएं हैं जिनसे वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना है। सिद्धांत का मुख्य कार्य क्या है? व्याख्या करना है। इसी आधार पर दृष्टिकोण का सिद्धांत से निकट संबंध हो जाता है। दृष्टिकोण के स्वरूप से सामान्यकरण, व्याख्या, पूर्व कथन यानी कि भविष्यवाणी और विहितीकरण प्रिस्क्रिप्शन जो सब किसी सिद्धांत के मुख्य कार्यों में है प्रकट होते हैं। वस्तुतः सिद्धांत का स्वरूप दृष्टिकोण से निर्धारित होता है और दोनों एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध दृष्टिकोण अथवा उपागमों की भिन्नता, इंटरनेशनल रिलेशंस, डाइवर्जेंट अप्रोचेस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में दृष्टिकोणों की भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसके बारे में दृष्टिकोण अप्रोचेस की जो भिन्नता पाई जाती है इसका मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता के बारे में विद्वानों द्वारा भी भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को आदर्शवादी एक दृष्टि से देखते हैं और यथार्थवादी बिल्कुल भिन्न दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता जो है उसको आदर्शवादी एक दृष्टि से देखते हैं और यथार्थवादी जो है वो बिल्कुल अलग दृष्टि से देखते हैं। आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत निर्माण के आंशिक प्रयत्न किए गए हैं। आगे चलकर इन्हीं दृष्टिकोणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन के थ्योरीज के निर्माण के आंशिक प्रयत्न किए गए। जॉन हर्ज ने द्विध्रुवीयकरण और परमाणु युग की शस्त्र व्यवस्था में बदलती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्यक अध्ययन प्रस्तुत किया। जॉर्ज लिस्का ने अंतर्राष्ट्रीय साम्य अवस्था तथा मार्टिन कैप्लिन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यवस्था और प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। आगे चलकर अर्नेस्ट हॉस, हेरल्ड डी लासवेल, कॉल मैनहिम, रॉबर्ट मैकाइवर तथा वेबर ने भी सैद्धांतिक आधारों के विकास में योगदान दिया। मोटे रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत या दृष्टिकोण या उपागम जो है, अप्रोचेस जो है इस प्रकार है। पहला है आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण और तीसरा है नव यथार्थवादी दृष्टिकोण या फिर उपागम। एक एक करके हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, डिटेल में
आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम का समूचा चिंतन समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म जो है 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव निकल रहा है यहाँ से। आदर्शवादी दृष्टिकोण का जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। और आमतौर से यह माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। ठीक है, अमेरिकन और फ्रेंच क्रांति का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या था? आदर्शवाद। सन 1795 में कॉन्डरसेट ने अपने ग्रंथ में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें ना युद्ध के लिए कोई स्थान था, ना विषमता के लिए और ना अत्याचार के लिए। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी मानव समाज में हिंसा, हत्या, अनैतिकता, सत्तालोलुपता और शक्ति के लिए संघर्ष की भावना सर्वथा लुप्त हो जाएगी। आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। इसकी यह मान्यता है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का निवारण शिक्षा और सुधार के प्रयोग से हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध जो है वह क्या होना चाहिए से है। ठीक है, क्या होना चाहिए से है, क्या है इससे नहीं है, क्या होना चाहिए उससे है। आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। आदर्शवादी चिंतक किन प्रश्नों पर विचार करते हैं? आदर्शवादी चिंतक इन प्रश्नों पर विचार करते हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, यानी युद्ध खत्म कैसे किए जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है किस तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है आदि। ठीक है, यानी पावरफुल जो कंट्री है उसके द्वारा जो पावरलेस कंपनी है, शक्तिहीन कंपनी कह रही हूँ, कंट्री है, पावरलेस कंट्री है, उसका शोषण को है जो है इसको किस प्रकार खत्म किया जा सकता है आदि। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए यह 3 बातों पर बल देता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है 3 बातों पर बल देता है। पहला, राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति पावर पॉलिटिक्स से दूर रहने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ठीक है। तीसरा, विश्व सरकार की स्थापना करके यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट की स्थापना करके इसको एस्टैब्लिश करके शक्ति राजनीति जो है पावर पॉलिटिक्स जो है इसको हमेशा के लिए दफना देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। आदर्शवादी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को खुद में साध्य नहीं मानते बल्कि एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव या फिर गोल कह लीजिए वो इंटरनेशनल जस्टिस को डेवलप करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार आदर्शवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए।
प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनों तथा अनुसंधानों में झुकाव आदर्शवादी, संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययनों की ओर रहा। सर अल्फ्रेड जिमर्न का राष्ट्र संघ पर किया गया अनुसंधान का रिसर्च, फिलिप नोएल बेकर का विश्व निःशस्त्रीकरण पर किया गया शोध, जेम्स शॉर्टवेल का युद्ध को अवैध घोषित करने संबंधी विचार इस युग के प्रमुख शोध कार्य माने जाते हैं। राष्ट्र संघ, जेनेवा प्रोटोकॉल, केलॉग-ब्रिया पैक्ट आदि पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उस समय यह मान्यता प्रचलित थी कि किसी सबल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के पालन से अनेक जटिल अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान हो सकता है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। यह यानी आदर्शवादी सिद्धांत जो है शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सैद्धांतिक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मूल्यों और मानकों के परिप्रेक्ष्य में न्याय, शांति और अंतर्राष्ट्रीय विधि की कसौटी पर परखना चाहता है। यह दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि किसी सबल अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना विवादों का समाधान हो सकता है। ठीक है, आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि किसी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यदि हो जाए तो यह विवादों का समाधान कर सकता है। यह दृष्टिकोण यानी आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है विवेक, वैधता तथा आशावाद से अधिक प्रभावित था, जिसमें किसी यूटोपिया की स्थापना करना प्रमुख लक्ष्य था। इस दृष्टि से यह यथार्थवाद से भिन्न है, जो कि अनुभववादी विश्लेषण एम्पिरिकल एनालिसिस के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परखता है, न कि मानकात्मक सिद्धांतों पर। वस्तुतः राजनीतिक आदर्शवाद यूटोपियनिज्म कल्पनावाद का ही एक प्रतिरूप है। क्योंकि इसे कल्पनावाद क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध होते हैं उसको ख़त्म करने की बात की गई है, जो कि संभव नहीं है। तो ये कल्पना ही जैसा है ना, इसीलिए इसको राजनीतिक आदर्शवाद जो है कल्पनावाद यूटोपियनिज्म का ही एक प्रतिरूप है। आदर्शवादी दृष्टिकोण समालोचना। इस सिद्धांत की यानी कि आदर्शवादी सिद्धांत जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण की आलोचना जिन तर्कों के आधार पर की गई है वो इस प्रकार है। पहला, आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दे। ठीक है, यहाँ आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में कहा गया है कि आदर्शवादी व्यवस्था जो है तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि सभी राज्य जो है एक दूसरे के संबंधों में बल दे और सैनिक शक्ति जो होती है, मिलिट्री पावर का जो यूज़ है उसको छोड़ दे, उसका परित्याग कर दे, उसको सेक्रीफाइस कर दे, इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करे। किंतु यह निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं प्रतीत होता। ठीक है, ये इसकी आलोचना है कि ऐसा करना जो है वो निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं प्रतीत होता। मॉर्गनथाउ ने लिखा है कि इस विश्व में परस्पर विरोधी स्वार्थ और संघर्ष इतने अधिक प्रबल है कि इनके होते हुए नैतिक सिद्धांतों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। उसकी दूसरी आलोचना है कि आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवादी हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों से उदात्त नैतिक सिद्धांतों की पालन की आशा रखना मृगमरीचिका मात्र है। ठीक है, क्योंकि सभी राज्य जो है, सभी राष्ट्र जो है वे नैतिक सिद्धांत का पालन करें, ये तो जरूरी, मतलब इतना
पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कल्पना मात्र ही है, इसीलिए इसे यूटोपियनिज्म कल्पनावाद कहा गया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण को राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट होने लगी। इसके कई कारण थे। आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वह राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद दुर्बल लगने लगा, जिसके कारण थे, पहला, राष्ट्र संघ तथा उससे संबंधित संस्थाएं कभी भी मानवीय भ्रातृ भावना की प्रतीक नहीं हो सकी, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों के प्रेम तथा भक्ति को उत्पन्न कर सकती, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकार का विकास हो सकता जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार को आवश्यकता थी। दूसरा, राष्ट्र संघ सत्ताधारी सरकारों में सहयोग का एक उपाय मात्र ही रहा। उनके प्रजाजन तथा नागरिक राष्ट्रीय हितों में संलग्न देशभक्त ही रहे। कुछ राज्यों में वे वंशीय विजय के स्वप्नों की ओर आकर्षित रहे, दूसरों में उन्हें भय से निष्क्रिय कर दिया गया और भी अन्य राज्यों में उन्हें मद उन्मत्त करके धोखे में डाला गया। कहीं पर भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के लिए एक करने की चेष्टा नहीं की गई। अतः जिनेवा की लेमन झील के तटों पर स्थित एरियाना पार्क में संघ का श्वेत भवन अंत में एक समाधि बन गया। तीसरा, राष्ट्र संघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ चुका था। छोटे और कमजोर राज्यों को यह समझने में देर नहीं लगी कि महाशक्तियाँ जो है न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने न्यस्त स्वार्थों को अधिक प्राथमिकता देती है। ठीक है, छोटे और कमजोर राष्ट्र जो है, कंट्री जो है, उनको समझने में ये देर नहीं लगा कि जो महाशक्तियाँ है वो न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने स्वार्थों को अधिक प्रायोरिटी देते हैं। 18 सितंबर 1931 को जापान ने मध्य मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्र संघ मूक दर्शक बना रहा। जब जर्मनी ने 7 मार्च 1936 ईस्वी को लोकार्नो संधि अस्वीकार कर दी तथा राइनलैंड को फिर से सैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया, तब पश्चिमी शक्तियों ने संघ परिषद के एक और प्रस्ताव के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के विरोधी कार्य की उपेक्षा की। इसके बाद के जर्मनी के पुनः शस्त्रीकरण तथा आक्रामक हलचलों की भी जेनेवा में कोई प्रतिध्वनि न हो सकी। हिटलर तथा मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने आदर्शवादी दृष्टिकों की पोल खोल करके रख दी। मुसोलिनी जो थे उनके द्वारा इथियोपिया को हड़पना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी में विलीनीकरण आदि की घटनाओं के इस स्वार्थपूर्ण अनुक्रम में संघ के छोटे सदस्यों का कार्य भेड़ों के उस झुंड का कार्य था जिसे भेड़ की खाल में गीदड़ों ने धोखा दिया हो। जब इथियोपिया के शासक हेली सिलासी ने कहा कि मैं यहाँ पर उस न्याय की मांग करने के लिए हूँ जो मेरी प्रजा का अधिकार है तथा उस सहायता के लिए भी जिसका वचन 8 महीने पूर्व 52 राष्ट्रों ने दिया था। 12 मई 1938 को लॉर्ड हैलिफैक्स ने जो उत्तर दिया उसने आदर्शवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पूर्ण तिलांजलि ही दे दी। हैलिफैक्स ने कहा था, वास्तविकताओं का सामना करने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वरन बहुत कुछ खोया जा सकता है। राष्ट्र संघ अवश्य ही महान है, परंतु जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसका अस्तित्व है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वे उससे भी महान है तथा उन उद्देश्यों में सबसे महानतम शांति है। राष्ट्र संघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन नहीं हो सकता। ठीक है, राष्ट्र संघ की जो असफलता हुई उसने क्या सिद्ध किया? राष्ट्र संघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों पर, ठीक है, जस्टिस के सिद्धांत पर, नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर इंटरनेशनल रिलेशन का संचालन जो है नहीं हो सकता। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के दौरान यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रभावी विचारधारा के रूप में अवतरित हुआ।
जिसने अंतर्राष्ट्रीयतावाद, प्राकृतिक सौहार्द, न्याय, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय विधि जैसे आदर्शवादी नैतिक सिद्धांतों को करारा झटका देते हुए राज्य शक्ति के नग्न विस्तार, नाजीवादी और फांसीवादी विस्तारवादी नीतियों को प्रश्रय दिया। शीत युद्ध काल में यथार्थवादी सिद्धांतों ने महाशक्तियों की शक्ति प्रतिस्पर्धा में दुनिया को दो गुटों में विभाजित कर दिया। आदर्शवादी मानदंडों को आदर्शवादी जो मानदंड थे उनको तिलांजलि देते हुए यथार्थवादी तो यहाँ तक कहने लगे कि विश्व के दो गुटों में विभाजित हो जाने से ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है कि प्रभावी आणविक निवारकता की पद्धति के कारण विश्व शांति स्थापित हुई है। संतुलन स्थापित हो गया है। प्रभावी आणविक निवारकता की पद्धति के कारण विश्व शांति स्थापित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति, युद्ध आदि वास्तविक तत्वों की ओर भी समुचित ध्यान देना अपरिहार्य है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसकी यथार्थता को, उसके रियलिस्ट थ्योरी को समझने के लिए शक्ति यानी पावर, युद्ध, वार आदि वास्तविक तत्वों की ओर भी पूरी ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, ध्यान देना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल यथार्थ प्रेरणाओं की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में विशेष सहायक नहीं होता। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विवेक तथा नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करना एक जटिल कार्य ही नहीं है बल्कि असंभव, इम्पॉसिबल है। युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उन्मूलन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें वार का, युद्ध का खत्म नहीं किया जा सकता। उसको, युद्ध को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचालित करने वाले प्रमुख तत्व शक्ति एवं राष्ट्रीय हित है। इस प्रकार मानव स्वभाव एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में यह परिवर्तित दृष्टिकोण एक मोड़ का सूचक था। अब आग्रह उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर था जिसका आधार यथार्थवाद एवं व्यवहारवादी अध्ययन बना। आदर्शवादी दृष्टिकोण के बारे में आपने बड़े ही अच्छे से जाना। अब आप यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में जानेंगे, रियलिस्ट अप्रोच, ठीक है, या फिर उपागम दृष्टिकोण जो भी कहे। आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी उपागम। ठीक है, यथार्थवादी उपागम जो है किसकी प्रतिक्रिया का परिणाम था? आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम था यथार्थवादी उपागम। प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन त्सु की कृति आर्ट ऑफ वॉर, कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र, यूनानी इतिहासकार थुसिडाइस की रचना हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर में राजनीतिक यथार्थवाद के बीज प्रस्फुटित होते दिखाई देते हैं। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत और सांगुन्य नीति में आधुनिक यथार्थवाद के बीज ढूंढे जा सकते हैं। वैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम यानी दृष्टिकोण की चर्चा हुई थी और मैकियावेली का समूचा दर्शन यानी उसका मैकियावेली का जो पूरा दर्शन है वो यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो क्षेत्र है उसमें इसका पुनरुत्थान जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। हिटलर और मुसोलिनी के अभ्युदय, उनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियां, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए ललायित किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण रियलिस्ट अप्रोच का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। ठीक है, मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य
शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। परंतु इन चारों में यानी कि मनुष्य, शस्त्र, धन एवं रोटी में पहले जो दो है वो अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यानी मनुष्य और शस्त्र जो है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण मानव स्वभाव की विशेषताएं किनको मानता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यह कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वनितार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तह में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में हमेशा बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवाद के अनुसार वाद तथ्यों के उचित मूल्यांकन के बाद उनमें तर्क संगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति पूर्व अभ्यास उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण से संभव है। ठीक है, किसी भी राज्य की जो परराष्ट्र नीति यानी विदेश नीति का जो पूर्व अभ्यास जो है, उसका पहले से जो अभ्यास है, उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण से संभव है। परंतु केवल तथ्यों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, यथार्थवाद क्या कहता है कि यदि राष्ट्र के हितों की पूर्ति करना है तो उसके राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि करना होगा। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपनी हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्य को समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है कि विदेश नीति जो होती है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है, उससे संबंधित जो डिसीजंस होते हैं उसको राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही लिया जाना चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी सिद्धांतकार शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण यानी इनको एनालाइज किया जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें जॉर्ज कैनन, रॉयनोल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वर्जेनबर्गर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर तथा हांस मॉर्गेनथाउ प्रमुख है। मॉर्गेनथाउ यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता हैं। मॉर्गेनथाउ ने ही यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार पर खड़ा किया है। डॉक्टर महेंद्र कुमार के शब्दों में मॉर्गेनथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार है जिन्होंने यथार्थवादी सांचे को वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान रियलिस्ट मॉडल विकसित किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी प्रतिमान यानी रियलिस्ट मॉडल जो है किसने विकसित किया? मॉर्गेनथाउ ने। इसी कारण गाजी
एल्गोसाबी ने मॉर्गनथाउ को यथार्थवाद का पर्यायवाची बताया है। स्टैनली हॉफमैन के शब्दों में, यद्यपि यथार्थवादी सिद्धांत के अनेक तत्वों की व्याख्या मॉर्गनथाउ से पहले अनेक विद्वानों ने की थी, लेकिन इसके सैद्धांतिक रूप का सबसे अधिक विशद और विस्तृत प्रतिपादन मॉर्गनथाउ ने पहली बार अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में इतनी सफलता के साथ किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक विशिष्ट संप्रदाय समझा जाने लगा। मॉर्गनथाउ ने अपने मॉडल में शक्ति पावर पर मुख्य रूप से बल दिया, इसलिए इसे शक्तिवादी दृष्टिकोण पावर अप्रोच भी कहा जाता है। मॉर्गनथाउ की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गनथाउ का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। मॉर्गनथाउ के शब्दों में, उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसीलिए होता है कि वह मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं, यानी जैसा है वैसे ही देखते हैं, ठीक है, जो इतिहास में अनादिकाल से बार बार परिलक्षित होता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ट्रिटस्के, नीत्शे तथा एरिक कॉप्सन जैसे विचारकों ने भी शक्ति के इसी दृष्टिकोण पर बल दिया है। इन्होंने शक्ति संचय, शक्ति प्रसार, शक्ति प्रदर्शन को राज्य की विशेषताएं माना। फ्रेडरिक वॉटकिंस, हैरोल्ड लैसविल तथा डेविड ईस्टन जैसे बाद के विद्वानों ने शक्ति की संकल्पना को संभवतः समकालीन राजनीति विज्ञान की मूल संकल्पना माना। इनके अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना यानी पावर डिस्ट्रीब्यूट करना और शक्ति का उपयोग करना, ठीक है, पावर को यूटिलाइज करना। सन 1945 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों जैसे E.H. कार, जॉर्ज श्वर्जेनबर्गर, क्विंसी राइट, मॉर्गनथाउ आदि ने राजनीति विज्ञान की इस शक्ति संकल्पना को विस्तृत करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने का प्रयत्न भी किया। हो सकता है कि इन यथार्थवादियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका को लेकर मतभेद हो, फिर भी इस तथ्य पर सभी में आम सहमति है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावक तत्व है। अब तक आपने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के जो दो सिद्धांत है, आदर्शवादी एवं यथार्थवादी सिद्धांत, उनके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया, जान लिया। अब आप जानेंगे मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत। मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत। मॉर्गनथाउ 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मॉर्गनथाउ के अनुसार 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, उन शक्तियों एवं प्रभावों की खोज करना तथा उन्हें समझना जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करते हैं। दूसरा, ये शक्तियाँ एवं प्रभाव किस प्रकार कार्य करते हैं तथा किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों एवं संस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। चूँकि मॉर्गनथाउ जो है वो राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता है, इसलिए यह समीचीन होगा कि उनके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियमों का यहाँ पे उल्लेख किया जाए, जो इस प्रकार है। मॉर्गनथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत इस प्रकार है। पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है। दूसरा, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको पावर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। चौथा, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य। पांचवा, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। छठा, राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता। यथार्थवादियों ने अपने सिद्धांत का विकास मानव स्वभाव तथा ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर किया है। इतिहास के विश्लेषण से यथार्थवादियों का निष्कर्ष था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के कुछ निश्चित व्यवहार की पुनरावृत्ति होती रहती है। मानव व्यवहार जैसा कि वस्तुतः है और ऐतिहासिक प्रगति का क्रम जैसा कि वास्तव में होता है आदि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ नियमों को खोजा जा सकता है। राष्ट्रीय हित जो है, नेशनल इंटरेस्ट,
यथार्थवादी सिद्धांत का आधार है, लेकिन राष्ट्रीय हित जो होता है वह केवल शक्ति परिप्रेक्ष्य में ही परिभाषित और लक्षित होता है। यथार्थवादी सिद्धांतकार शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूलभूत नियम मानते हैं। ठीक है, यथार्थवादी सिद्धांतकार जो है वो पावर पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया जा सकता है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति जो है हमेशा तात्कालिक उद्देश्य रखती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम के आधारभूत सिद्धांत जो है इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजकतावादी है। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसके आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा हो रही है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधारभूत सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति जो है अराजकतावादी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में प्रमुख सक्रिय कार्यकर्ता प्रिंसिपल एक्टर्स संप्रभु राज्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों का संप्रभु राज्यकर्ताओं पर कोई प्रभाव, नियंत्रण और वर्चस्व नहीं होता। उपराष्ट्रीयता और बहुराष्ट्रीय वैचारिक सांस्कृतिक समूहों के बजाय राष्ट्रवाद प्रभावी और राज्यों के व्यवहार को परिचालित करने वाली प्रमुख विचारधारा होती है। राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहते हैं। राज्यों में दीर्घकालीन आपसी सहयोग अथवा मैत्री संभव नहीं है। यानी राज्यों में आपस में जो है आपसी सहयोग और मैत्री जो है वो दीर्घकालीन लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। राज्यों के ना तो स्थायी मित्र होते हैं और ना स्थायी शत्रु। राष्ट्रीय हितों का संरक्षण ही एकमात्र स्थायी मित्र होता है। राज्यों का सर्वोपरि लक्ष्य अपनी सुरक्षा और अपने अस्तित्व की रक्षा, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल है। राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा शक्ति, खासतौर से सैनिक प्रकृति वाली शक्ति से ही करते हैं। राज्यों के शक्ति संबंधों को सापेक्ष शक्ति, रिलेटिव पावर बनाम निरंकुश शक्ति, एब्सोल्यूट पावर के परिप्रेक्ष्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है। वस्तुतः यथार्थवादी विचारधारा की मान्यता है कि मनुष्य परोपकारी और दयालु नहीं होता, बल्कि प्रतिस्पर्धी और आत्मकेंद्रित होता है। इसके अनुसार इसकी मान्यता है कि हम अराजकतावादी स्वरूप की विश्व व्यवस्था में रहते हैं, जहां राज्यों के ऊपर कोई सत्ता नहीं होती और राज्य स्वयं अपने कार्यों को संचालित एवं नियमित करते हैं। राज्यों के आचरण को नियमित करने के लिए विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसा उच्च नियंत्रित करने वाली सर्वोपरि निकाय नहीं होता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राज्य प्रमुखकर्ता होते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन अथवा बहुराष्ट्रीय निगम। राज्य स्वाभाविक कर्ता, रैशनल एक्टर्स होते हैं, जो अपने न्यस्त स्वार्थों के संरक्षण के लिए सदैव ललायित रहते हैं। राज्यों का प्राथमिक लक्ष्य अपनी सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में शक्ति की सापेक्ष भूमिका होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण समालोचना। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आदर्शवादी कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाई। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है इसने इंटरनेशनल रिलेशन को आदर्शवादी दृष्टिकोण, आदर्शवादी या कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्ति दिलाई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है। यथार्थवादी उपागम या दृष्टिकोण जो है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला दृष्टिकोण है, उपागम है, तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सिद्धांत निर्माण की दिशा में यथार्थवादी दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण प्रयास था। यथार्थवादियों ने यह दर्शाया कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन किया जा सकता है तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सिद्धांतों के आधार पर, न कि घटनाओं या संस्थाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। फिर भी यथार्थवादी उपागम आलोचना से परे नहीं है। पहला इसकी आलोचना है। पहली, यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है
कि सत्य एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। यथार्थवादी दृष्टिकोण की दूसरी आलोचना है, यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना बहुत ही जटिल है, क्योंकि वह कई क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता की प्रतिद्वंदिता से ही संचालित नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोगी प्रवृत्तियों का भी कोऑपरेटिव टेंडेंसी का भी विशेष महत्व होता है। इसकी तीसरी आलोचना, यथार्थवादी दृष्टिकोण का तीसरा आलोचना, यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। चौथा, यथार्थवादियों का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए उनकी नीतियां शांति विरोधी समझी जाने लगी। रोजेनबर्ग के अनुसार यथार्थवादी सिद्धांत एक प्रतिक्रियावादी विचारधारा है जो अनुदार चिंतन एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश करता है। इस सिद्धांत का पेंडुलम असामाजिक उच्छृंखल अराजकता और निरंकुश स्वार्थ साधक संप्रभुता के बीच झूलता रहता है और इससे किसी सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने की आशा नहीं की जा सकती। बेलिस और स्मिथ के अनुसार यह एक पुराना अनुदार सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का परीक्षण सिर्फ शक्ति की अवधारणा पर केंद्रित रहकर बहुत संकुचित दृष्टि से करता है। इसका सहारा लेने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिर्फ एक आयामी यानी आंशिक अध्ययन ही संभव है। आदर्शवादी बनाम यथार्थवाद, समन्वयवादी दृष्टिकोण या उपागम, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, डायलेक्टिक अप्रोचेस। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए आदर्शवाद का दृष्टिकोण उपयुक्त है या फिर यथार्थवाद का। आदर्शवाद एवं यथार्थवाद में परस्पर विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु शक्ति की समस्या है। यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के स्थायित्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में साधनों तथा उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। इसके उलट, इसके विपरीत आदर्शवादी दृष्टिकोण जो है वह शक्ति राजनीति को इतिहास का सिर्फ असामान्य या अस्थायी दौर समझता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कामना करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से बिल्कुल मुक्त हो। इससे यह धारणा विकसित हुई कि यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियां सारता राष्ट्रवादी और शांति विरोधी होती है और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियां सारता अंतर्राष्ट्रीय और शांति की पक्षपोषक होती है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के अतिवादी दृष्टिकोणों का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का मार्ग समन्वयवादी दृष्टिकोण है। समन्वयवादी दृष्टिकोण यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच समन्वय का प्रयत्न करता है। यह दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण को यानी ना तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ना ही आदर्शवादी दृष्टिकोण को पूर्णतः संतोषजनक मानता है। ठीक है, समन्वयवादी दृष्टिकोण जो है दोनों में से किसी भी दृष्टिकोण को पूर्णतः संतोषजनक नहीं मानता। समन्वयवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखता है। समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी को कोई पूर्वाग्रह या पूर्व मान्यता न रखते हुए विश्व की राजनीतिक गतिविधियों का तटस्थ भाव से पर्यवेक्षण कर तथ्यों के संग्रह तथा विश्लेषण के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। क्विंसी राइट जैसे विद्वान विदेश नीति के निर्माण में दोनों ही दृष्टिकोणों की उपआदेयता स्वीकार करते हैं। यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक मानते हैं जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है और आदर्श को उन दीर्घकालीन नीतियों का सूचक मानते हैं जिनका उद्देश्य या ध्येय भविष्य में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि करना होता है। जॉर्ज कैनन ने भी यथार्थवाद के साथ आदर्शवादी दृष्टिकोण का सामंजस्य बैठाया है।
उनका यानी जॉर्ज कैनन का मत है कि हम केवल अपने हितों को जान और समझ सकते हैं। कोई भी देश किसी दूसरे देश की संस्थाओं और ज़रूरतों के बारे में फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए उनका सुझाव है कि एक ओर तो हमें अपनी विदेश नीति और अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करना चाहिए और दूसरी ओर उन नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो हमारी सभ्यता की भावना के सहजात सिद्धांत है। आदर्शवाद पर अत्यधिक बल देने से निराशा का जन्म होता है और यथार्थवाद पर अटल विश्वास रखने से अक्सर यथास्थिति के पक्ष पोषण और शक्ति संघर्ष को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्तियां जो है जन्म लेती है। इसीलिए एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता महसूस की गई जो राजनीतिक यथार्थवाद की तथ्यमूलक अंतर्दृष्टि का नीति शास्त्र और राजनीतिक आदर्शवाद के आदर्शों के साथ मेल करा सके। जॉन हर्ज ने एक ऐसे ही दर्शन का ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया है जिसमें उसे काफ़ी सफलता मिली है। इस दर्शन को जॉन हर्ज ने यथार्थवादी उदारवाद रियलिस्ट लिबरलिज्म कहा है। यह दर्शन जो है रियलिस्ट लिबरलिज्म यथार्थवादी उदारवाद हमें आदर्शवाद और यथार्थवाद की त्रुटियों से बचाता है, उनकी गलतियों से बचाता है। यह यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच एक प्रकार का समन्वय करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रौद्योगिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप यथार्थवाद और आदर्शवाद के निकट आने की संभावनाएं पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगी। आणविक शस्त्रों, प्रक्षेपणास्त्रों और नाना प्रकार के सामरिक शस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ से न केवल आदर्शवादी बल्कि यथार्थवादी भी चिंतित होने लगे। अब यह महसूस किया जाने लगा कि सुरक्षा के लिए लड़े जाने वाले युद्ध से आत्मघाती विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। अब विश्व शांति अल्पकालीन उद्देश्य भी है और दीर्घकालीन उद्देश्य भी। कोई भी यथार्थवादी शांति की आवश्यकता के सर्वोपरि मूल्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। अब आप लोग जानेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। इससे पहले जान ले आदर्शवादी बनाम यथार्थवाद के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। राजनीतिक यथार्थवाद और राजनीतिक आदर्शवाद में जिन बातों पर विरोध है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है शक्ति की समस्या। आदर्शवाद यथार्थवाद दोनों में विरोध इस बात को लेकर है कि हमारी विदेश नीति और संबंधों का निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर होना चाहिए या नैतिक सिद्धांतों के आधार पर। यथार्थवाद के आधार पर बनी नीतियाँ सारता राष्ट्रवादी और आदर्शवाद के आधार पर बनी नीतियाँ सारता अंतर्राष्ट्रीयवादी होती है। ठीक है। यथार्थवादियों का ध्येय राष्ट्रीय शक्ति का प्रसार मात्र माना जाता था और इसलिए इनकी नीतियाँ शांति विरोधी समझी जाने लगी। इसके विपरीत आदर्शवादियों की नीतियाँ जो है शांति की पक्षपोषक मानी जाने लगी। यथार्थवाद को उन अल्पकालीन राष्ट्रीय नीतियों का सूचक माना जाता है जिनका ध्येय तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और आदर्शवाद को उन दीर्घकालीन नीतियों का सूचक जिनका ध्येय भविष्य में पूरे किए जाने वाले उद्देश्यों की सिद्धि करना है। आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति, राष्ट्रीय हित तथा शक्ति की भूमिका को या तो न्यूनतम महत्व दिया गया या इनकी भर्त्सना की गई। ठीक है। आदर्शवादी सिद्धांत जो है आइडियलिस्ट थ्योरीज, इसमें पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट तथा पावर की जो रोल है उसको या तो एकदम मिनिमम इम्पोर्टेंस दिया गया या फिर इसकी बुराई की गई, इसकी भर्त्सना की गई। यह अध्ययन विश्लेषणात्मक न होते हुए आदर्शवादी जो अध्ययन है यह विश्लेषणात्मक नहीं है, केवल वर्णनात्मक था। इसलिए आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य नियमों के निर्माण, अवधारणाओं की खोज तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के विषय में सिद्धांत निर्माण का कोई प्रयत्न नहीं किया गया। चलिए कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दूं आपको। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का आदर्शवादी उपागम का निम्नलिखित लक्षण नहीं है। ठीक है। आदर्शवादी राजनीति के अध्ययन का लक्षण जो है कौन सा नहीं है इसमें पूछा गया है। आदर्शवादी
उपागम या दृष्टिकोण का लक्षण होता है संस्थावादी विधिवादी अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इसमें नैतिक मानदंडों की ओर झुकाव होता है, विश्व सरकार की आवश्यकता प्रतिपादित करता है ये। लेकिन शक्ति राजनीति प्रबल पोषण ये जो है इसका लक्षण नहीं है आदर्श का, ठीक है। तो ये भी है इसका करेक्ट आंसर द। निम्नांकित अध्ययन अनुसंधान आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन दिए। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम से संबंधित नहीं है। अल्फ्रेड जीमन का राष्ट्रसंघ पर किया गया अनुसंधान, E.H. खार का क्विंसी राइट के अध्ययन, फिलिप नोएल बेकर का विश्व निशस्त्रीकरण पर किया गया अनुसंधान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदर्शवादी उपागम से संबंधित नहीं है ये अनुसंधान E.H. खार एवं क्विंसी राइट के अध्ययन। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन है? हैंस जे मॉर्गनथाउ। यथार्थवादी दृष्टिकोण निम्नांकित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। किसको मानता है? यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु मानता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा। मॉर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के कितने नियम प्रतिपादित किए? अभी मैंने आपको बताए थे ना 6। मॉर्गनथाउ ने राजनीतिक यथार्थवाद के 6 नियम प्रतिपादित किए। मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 नियमों में शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? तो मॉर्गनथाउ ने जी 6 नियम दिए, इसमें शामिल है राजनीतिक पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में होती है, राष्ट्रीय हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से पृथक मानना। लेकिन मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित 6 सिद्धांतों में ये 7 नंबर जो है वो शामिल नहीं है कि राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों के ध्येय की ओर बढ़ना चाहिए। किसने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी? स्टैनले हॉफमैन ने मॉर्गनथाउ के सिद्धांत को पावर मोनिज्म की संज्ञा दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख कौन है? जॉर्ज लिस्का जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में प्रमुख रहे हैं। राष्ट्रीय हित चैप्टर जो है नेशनल इंटरेस्ट, उसका कुछ MCQs मैंने नहीं बताया था, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में ही इसको बता देती हूँ। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है? प्रकृति है, साधन है, लक्ष्य है या ये सभी है? तो राष्ट्रीय हित जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, क्या नहीं है? राष्ट्रीय हित या फिर शांति अनुसंधान या फिर संघर्ष या फिर शक्ति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्रीय हित होता है, संघर्ष होता है, शक्ति भी होता है, लेकिन शांति अनुसंधान नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के कितने प्रकार बताए हैं? 8, 6, 5 या फिर 4। तो थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के 6 प्रकार बताए। निम्नांकित में से किसकी रक्षा के लिए राष्ट्र बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग करने के लिए सदा तैयार रहते हैं? इसके ऑप्शंस दिए प्राथमिक हित, विशिष्ट हित, गौण हित या फिर परिवर्तनशील हित। तो प्राथमिक हित जो होती है उसकी रक्षा के लिए राष्ट्र जो है बड़े से बड़ा बलिदान और त्याग सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि निम्नांकित राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों में नहीं आता। राष्ट्रीय हित को बढ़ाने वाले साधनों में कौन सा नहीं आता? राजनीतिक, युद्ध या फिर राजनय या फिर प्रचार या फिर शांतिपूर्व सहअस्तित्व। तो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधन है राजनीतिक, युद्ध, राजनय, प्रचार, लेकिन राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का साधन शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नहीं है, ठीक है। क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से राष्ट्रीय हित की पूर्ति करना मुश्किल है, इसके लिए जो है विरोध होता है, संघर्ष होता है ना, युद्ध होता है। किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रीय हित है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है? इसके ऑप्शंस दिए अल्फ्रेड जीमन, फिलिप नोएल बेकर, हैंस जे मॉर्गनथाउ या फिर जेम्स शॉर्टवेल। हैंस जे मॉर्गनथाउ जो है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी राष्ट्रीय हित ही है जिसे केवल शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन।
हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है। यह वक्तव्य किसका है? ठीक है, ये जो वक्तव्य है ये किसका है, किसने कहा है ऐसा, ये जो लाइन है। इसका ऑप्शन ये लॉर्ड पामस्टन या फिर विंस्टन चर्चिल, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो लॉर्ड पामस्टन जो है उन्होंने कहा कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और ना ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत है।